स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द दिल्ली के जो सीएम हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट दिल्ली के जो सीएम हैं उनको अरेस्ट किया गया था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के रिगार्डिंग में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। उसी अरेस्ट के अगेंस्ट में एक पेटिशन है उनके द्वारा फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और पेटिशन को फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया गया है कि इमीडिएटली उनका जो केस है उसको सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को हेड किया जाता है सीजीआई सर के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उनके द्वारा कुछ पॉजिटिव जो रिस्पॉन्ड है वो भी किया गया है इस पेटिशन के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से ये जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है स्टूडेंट, तो आप देखिए कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट फेज के अंदर है। कंटिन्यूअस आपको न्यूज़पेपर के अंदर ये जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलेगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में उसके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए। एक तो आप देखिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यूअस आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। दिल्ली के जो सीएम है उनको अरेस्ट किया गया है। तो दिल्ली के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, तो आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर इसको एज ए एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना करते थे। 1957 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। या आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेज के जो केसेज हैं उनको डील किया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे जो एनसीटी एक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। 1992 के समय जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो एक्ट है उसको एग्जिस्टेंस के अंदर में लाया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है उसको इंसर्ट किया गया जिसको कि हम आर्टिकल 239 ए के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा आर्टिकल 239 ए के थ्रू दिल्ली के अंदर में कुछ स्पेशल जो एक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया। दिल्ली के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। उसके रिगार्डिंग में कुछ लिमिटेशंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में वो 70 आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाई जाती हैं जिसके रिगार्डिंग में एक प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलता है। अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि जितने भी मिनिस्टर्स बनाए जाते थे उसके रिगार्डिंग में कोई भी कैपिंग या लिमिटेशन नहीं हुआ करता था। बट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके रिगार्डिंग में आपको लिमिटेशन देखने के लिए मिलेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं किसी भी असेंबली का उसकी 15% जो लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे जो मिनिस्टर है वो बनाया जा सकता है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट के द्वारा। ये जो कैपिंग है वो आपको 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे टोटल जो 7 पर्सन्स हैं उनको मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है दिल्ली के अंदर में। आप देखिए कि 2015-16 के समय में इसी के रिगार्डिंग में केस है वो भी देखने के लिए मिला था। दिल्ली के जो पार्लियामेंट्रीज जो बनाए गए थे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी के रिगार्डिंग में केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया, जिसको कि हम संसदीय जो सचिव हैं उसके रूप से जानते हैं स्टूडेंट्स हिंदी के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आप देखिए कि स्टेट के जो डोमेन के 3 आपको ऐसे सब्जेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा डील नहीं किए जाते हैं। एक तो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट जो पुलिस सब्जेक्ट है जो कि आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा डील किया जाएगा। पुलिस के अलावा अगर हम बात करें जो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो लैंड है जो सब्जेक्ट है, जमीन का जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे बेसिकली जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके द्वारा नहीं डील किया जाता है। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी कुछ राज्यसभा सीट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे जो शेड्यूल 4 है राज्यसभा सीट्स के पर्सपेक्टिव से उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। शेड्यूल 4 के अंदर में देखिए कि आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 के अलावा आर्टिकल 80 है जो राज्यसभा सीट्स के पर्सपेक्टिव से है, और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी कुछ राज्यसभा जो सीट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शन के रिगार्डिंग में है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये भी जो न्यूज़ है हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर इनको मेंशन किया गया था। लोकसभा जो पोलिंग्स है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ सर्वे
कैरी आउट किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं, आप देखिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सनस है उनकी रिगार्डिंग में जो जॉब है वो एक आपको इम्पोर्टेंट जो इश्यू है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण है, उसके रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट है, रिसेंटली हमने रीड भी किया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा वो जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। आप देखिए इन्फ्लेशन हमेशा एक इम्पोर्टेंट इश्यू रहेगा, हमेशा आपको एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जो इलेक्शंस के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हमेशा डिमांड रहेगा कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है, जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सके। और गवर्नमेंट का इसके अलावा आप देखिए कि जो आरबीआई का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लेशन के कंट्रोल के रिगार्डिंग में कुछ उनके डिफरेंट टूल्स है उनको वो यूज किया करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के परस्पेक्टिव से। बट रेपो रेट के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अभी जो एमपीसी का जो मीटिंग हुआ था उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कोविड के समय जो इन्फ्लेशन था उसको कंट्रोल किया गया है, उसको कंट्रोल किया गया है लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में यहाँ पे आरबीआई के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक रिचुअल आर्ट के पर्सपेक्टिव से है, केरल का जो रिचुअल आर्ट है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम रिचुअल आर्ट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो गरुड़ हुआ करता था तो गरुडान यहाँ पे गरुडान थोकम नाम का एक जो आर्ट है वो देखने के लिए मिला है। गरुडान थोकम नाम का एक आर्ट है जो कि आपको केरल के अंदर में एज ए रिचुअल आर्ट के रूप से परफॉर्म किया जाता है। पर्सन्स के द्वारा जो गरुड़ जो हुआ करता है, गरुड़ आप देखिए कि जो लॉर्ड विष्णु है उनसे रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलता है। तो गरुड़ जो है, गरुड़ का यहाँ पे जो ड्रेस है उस तरीके से पहना जाता है पर्सन्स के द्वारा इस रिचुअल आर्ट के अंदर में। और जो काली का जो टेम्पल है, जो गोडेस जो काली है उनका जो टेम्पल है या उन्हीं से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर में जो गोडेस हैं उनके टेम्पल के अंदर में उनका वर्शिप किया जाता है। अगर हम इस टेम्पल के बारे में डिस्कस करें, त्रिवेंद्रपुरम जो केरल के अंदर है वहाँ पे ये टेम्पल सिचुएटेड है, जिसको कि हम सरकारा देवी टेम्पल, एक काली का ही एक रूप है जिसका यहाँ पे वर्शिप किया जाता है। तो आप देखिए कि सरकारा देवी टेम्पल के अंदर में सभी लोग जो हैं गरुड़ का जो ड्रेस है उनके द्वारा उसी तरीके से अपने आप का जो कॉस्ट्यूम्स है वो प्रिपेयर किया गया है। तो गरुड़ा थोकम नाम का एक आपको रिचुअल आर्ट है वो जो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, केरला के अंदर में। तो आपको इस तरीके से जो स्टेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से है, स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो होर्डिंग्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे जो पोस्टर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कम्प्लीटली इलेक्शन का जो समय है उस समय में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड हैं। किस तरीके से प्रोहिबिटेड हैं, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसी के थ्रू में आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, सेक्शन 127A। 127A यहाँ पे सेक्शन क्या बताता है कि कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है कोई भी यहाँ पे पब्लिसिटी के रिगार्डिंग में कोई पंपलेट है, पोस्टर है, कार्ड्स हैं, इसके अलावा कोई बैनर्स हैं, अगर वहाँ पे प्रिंटर का जो नाम है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, पब्लिशर का नाम, प्रिंटर का जो नाम है वो अवेलेबल नहीं है उस यहाँ पे जो कैंपेनिंग जो डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग में, तो उसको कम्प्लीटली बैन भी किया गया है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ डायरेक्शंस हैं उनको इश्यू किया गया है कि ऐसे कोई भी होर्डिंग्स हैं जहाँ पे जो प्रिंटर का नाम है, पब्लिशर का जो नाम है वो मेंशन नहीं है, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उन होर्डिंग्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डायरेक्शंस है उनको इश्यू किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटेम्प्ट केस के बारे में है, आप देखिए कि पतंजलि आयुर्वेद नाम का एक इंस्टीट्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। कोविड के समय में कोई उनके जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो उस जो पतंजलि आयुर्वेदा नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा अपने जो अपना अपोलॉजी है उसको भी सेंड किया गया है, अपोलॉजी को यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कंटेम्प्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आर्टिकल 129 है जिसके अंदर कंटेम्प्ट के बारे में मेंशन किया गया है। आपको जो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है दो तरीके का जो प्रोसीजर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सिविल के अंदर में अगर हम बात करें विलफुल अगर डिसओबे किया जाए, यहाँ पे कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको विलफुली डिसओबे किया जाए उसको हम सिविल कंटेम्प्ट के रूप से जानते हैं।
क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि लोअर डाउन करने का कोशिश किया जाए, यहाँ पे जो जुडिशरी का जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन करने का कोशिश की जाए, उसको हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट के रूप से देखते हैं। 1971 का एक एक्ट है, वो भी आपको कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के परस्पेक्टिव से है। तो आप देखिए कि काफ़ी बार यहाँ पे इसका एक जो इसके अगेंस्ट में जो कंसर्न है वो भी देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी बार आपको कंटेम्प्ट ऑफ केस के रिगार्डिंग में कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा अपना ही जो क्रिटिसिज्म है उसको नहीं कैरी आउट किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जर्नलिस्ट के द्वारा, जो आप देखिए कि लीगल सेक्टर के जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा जो रिपोर्टिंग किया जाएगा आर्टिकल 19 के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका हाई कोर्ट के बारे में है, आप देखिए कि कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा सेंटर का एक सर्कुलर है उसको यहाँ पे क्वेश किया गया है। क्वेश के कौन से ऑर्डर को किया गया है? सेंटर का सर्कुलर था कि कुछ ब्रीड्स है यहाँ पे डॉग्स का, जिसके रिगार्डिंग में कुछ इंसिडेंट्स है वो सामने आए थे। तो आप देखिए उन स्टेक होल्डर्स से बेसिकली कंसल्ट ना करते हुए इन ब्रीड्स को बेसिकली यहाँ पे बैन कर दिया गया था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग में कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा इसको क्वेश किया गया है इन ऑर्डर्स को कि सभी स्टेक होल्डर्स से यहाँ पे डिस्कशन है वो करना चाहिए था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ जो एनिमल क्रूएलिटी का एक्ट है 1960 का, उसके अंडर भी कोई प्रोविजन है वो मेंशन नहीं है कि किसी भी ब्रीड को यहाँ पे सेंटर के द्वारा बैन किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो एनिमल एंड बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, वहाँ पे भी कोई इस तरीके का जो रूल है वो मेंशन नहीं है। आपको यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट द एनिमल का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट द एनिमल 1960 का जो एक्ट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि इसी के रिगार्डिंग में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेल नाम के जो क्लासिकल डांसर हुआ करते थे, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है इस इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट कच्चाथीव जो आइलैंड का जो इश्यू चला है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर कंटिन्यूस यहाँ पे जो कच्चाथीव है उसको वापस से लेने का कोशिश किया जाता है, तो जो बाइलेटरल एग्रीमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में कंसर्न है वो ये रेज करता है कि कभी भी किसी बाइलेटरल एग्रीमेंट के अंदर में अगर कुछ साइन किया गया है, कुछ एक्सचेंज किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग में जो वापस से उसको ले लिया जाएगा तो उसका जो रिपरकर्सन है या जो हम कहेंगे पंडोरा बॉक्स है वो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर भी ओपन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि जो कच्चाथीव आइलैंड है वो पाल्क स्ट्रेट के अंदर सिचुएटेड है। पाल्क स्ट्रेट के द्वारा कौन से दो एरियाज को कनेक्ट किया जाता है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि स्ट्रेट के द्वारा दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट किया जाता है। एक तो आप देखिए कि बे ऑफ बंगाल है, क्या यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है ये जो पाल्क स्ट्रेट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाल्क स्ट्रेट का जो श्रीलंका साइड है, जो मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर श्रीलंका साइड है, वहाँ पे कच्चाथीव जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है। जब इंडिया के द्वारा 1974 के समय इसको सीड किया गया था, इसको श्रीलंका को दे दिया गया था, तो आप देखिए कि हमारे जो फिशरमैन्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो रेज किया गया। फिशरमैन्स का डिमांड ये था कि यहाँ पे इसको सीड करने की वजह से उनके द्वारा जो फिशिंग का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट नहीं किया जाता है। उसके अलावा आप देखिए कि जो ट्रेवलर्स हैं, जो आपको यहाँ पे सी बेड के रिगार्डिंग में जो कंप्लीट, सपोज कीजिए सी बेड है, यहाँ पे जो ट्रेवलर्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा, एक मशीन है जिसको अलाउ किया जाएगा, वो कंप्लीटली सी बेड का जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे वो अप्रोच करेंगे और आप देखिए कि जो कंप्लीटली यहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनको वो निकाल लेते हैं। तो ये जो इकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से इंडिया के जो फिशरमैन्स हैं उनको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि श्रीलंका साइड के अंदर जो ट्रेवलर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है फिशिंग की एक्टिविटी के रिगार्डिंग में, ओनली इंडियन साइड आपको जो ट्रेवलर्स हैं उनको अलाउ किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है, जैसे कि साउथ चाइना सी के अंदर कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, एक न्यू कन्फ्लिक्ट और डोमेन है वो इमर्ज हो सकता है इस एरिया के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप देखिए कि मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है, जब इसको सीड किया गया था 1974-76 के समय में, तो एक पेटिशन को फाइल किया गया था कि इंडियन अथॉरिटीज़ के अंदर में आया करता था, बट उसके कोई भी एविडेंस है वो प्रेजेंट नहीं किए गए थे। हमने भी काफ़ी बार उसको रीड किया है। आप देखिए कि रामनाथापुरम नाम का जो एरिया है उसके अंडर में जमींदारी सिस्टम के अंडर हुआ करता था, इसके बारे में हमने रीड किया था ऑलरेडी इसी न्यूज़पेपर के अंदर में।
बट उसी को बताया गया है कि उसके कोई भी एविडेंस है उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। पोर्तुगीज के अंडर वो हुआ करता था 1921 के समय, जब ब्रिटिश इंडिया और श्रीलंका दोनों ही बेसिकली ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था, तो उस समय एक मैरीटाइम बाउंड्री को क्रिएट किया गया। मैरीटाइम बाउंड्री का जो श्रीलंकन साइड है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। एक आर्किटेक्चर वहाँ पे डेवलप है जिसको कि सेंट एंथनी चर्च के रूप से आप जानते हैं। आप देखिए कि वहाँ पे इंडिया के जो फिशरमैन है वो जा सकते हैं। इंडिया के द्वारा यहाँ बेसिकली अगर हम बात करें तो इस तरीके से इंसिडेंट को अगर क्रिएट किया जाता है, दोबारा से इसका जो डिस्कशन देखने के लिए मिलता है, तो आप देखिए कि बर्लिन वॉल है, बर्लिन वॉल को पाल के स्टेट में क्रिएट करने का कोशिश किया जाएगा, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। एग्जाम के पर्पज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सिचुएटेड है, मैरीटाइम बाउंड्री क्रिएट करता है। यूएन क्लोज के बारे में आप रीड कर लेना, 1982 का एक एक्ट, एक कन्वेंशन है यूएन क्लोज, उसके बारे में आप रीड कर लेना। कन्वेंशन ऑन द सी, लाइन ऑफ द सी के पर्सपेक्टिव से वो कन्वेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वन हेल्थ अप्रोच के बारे में है, आप देखिए कि कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ था तो उस समय एक वन हेल्थ अप्रोच के बारे में डिस्कस किया गया था। वन हेल्थ अप्रोच क्या है कि हमारा जो एनिमल्स है, ह्यूमंस और जो एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंस है, जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ जिसके अंदर ह्यूमंस ही ओनली सब नहीं किए हैं, इसके अलावा आपको जो कैटल्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको लंपी का जो डिजीज है, कैटल्स के अंदर में आप देखिए कि जो लंपी का जो डिजीज है वो देखने के लिए मिला है। लंपी स्किन डिजीज के अलावा और भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट हैं आपको कैटल्स के ऊपर भी देखने के लिए मिले हैं। इसी वजह से वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करने के बारे में कहा गया कि हमारे यहाँ पे वन हेल्थ का अप्रोच होना चाहिए। पीएम का जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जो एडवाइजरी काउंसिल है उनके द्वारा भी वन हेल्थ अप्रोच के बारे में या नेशनल मिशन ऑफ वन हेल्थ के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि नेशनल वन हेल्थ मिशन है उसको लॉन्च भी किया गया है, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट नेशनल वन हेल्थ जो मिशन है उसको लॉन्च भी किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन को भी डेवलप किया गया है, यहाँ पे नागपुर के अंदर में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ है। वन हेल्थ क्या है, कंटिन्यूअस सर्विलेंस हमको कैरी आउट करना है, सर्विलेंस भी हमको कैरी आउट करना है, रिसर्च भी यहाँ पे कैरी आउट करना है। जो एनिमल्स हैं उनके रिगार्डिंग में उनके कोई भी न्यू आउटब्रेक हुआ है, उनके जो पैथोजेंस हैं उनको यहाँ पे स्टडी करना है। और आप देखिए कि यहाँ पे आपको नेशनल नेटवर्क ऑफ हाई रिस्क ऑफ पैथोजन नाम का एक इंस्टीट्यूशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा इसी वन हेल्थ अप्रोच के थ्रू में। इंडिया का जब G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में, तो आप देखिए कि उस दौरान में भी यहाँ पे वन हेल्थ के रिगार्डिंग में एक रिजोल्यूशन है उसको डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में है, आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसकी रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी हमने रीड किया है। ILO का एक रिपोर्ट आया है, ILO के द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उनके द्वारा जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया है। उसी के अंदर में हमारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा और भी जो सर्वेज के जो डाटाज है उसको एनालिसिस करते हुए इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिपोर्ट है उसके अंदर इंडियन स्टेट्स का जो स्टेटस है उसको डिस्कस किया गया है। गोवा के अंदर में यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में बताया गया। बट आप देखिए कि गोवा का जो इकोनॉमी है वो सेल्फ उनका जो अपना पर्सनल वर्क है उसके ऊपर भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे जो क्राइटेरियाज के बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो हायर देखने के लिए मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें QS जो इंडस्ट्री रैंकिंग है उसके बारे में है। QX का जो इंडस्ट्री रैंकिंग है एक लंदन बेस्ड रैंकिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। आप देखिए कि JNU नाम का जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी के अंदर एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। IIM अहमदाबाद को टॉप 25 मैनेजमेंट स्टडीज़ का जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में शामिल किया गया है, और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो QS जो यहाँ पे वर्ल्ड का एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आप देखिए कि हमारा जो टर्सरी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट्स हैं एनरोलमेंट्स वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, ग्रोस एनरोलमेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ। रशिया के जो डायमंड्स हैं उसके ऊपर इनिशियल फेज के अंदर में US और आप देखिए यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है वहाँ पे बैनिंग किया गया था। इंडिया से काफ़ी सारा जो डायमंड है वो रशिया से इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद में उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका जो पॉलिशिंग है वो इंडिया के अंदर में कहाँ पे होता है स्टूडेंट, सूरत के अंदर में। तो सूरत के अंदर में ये आपको जो पॉलिशिंग है जो फिनिश प्रोडक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे जब G7 का जो मीटिंग इनिशियल फेज के अंदर में USA एंड यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाया गया था
तो आप देखिए उसी बैन को एक्सटेंड किया गया है जिसको इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो बेल्जियन जो पर्सनस हैं उनके साथ में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना और ताइवान के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। साउथ कोरिया के बारे में है, इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से ये भी एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन के बारे में है, असाइलम और माइग्रेंट जो रूल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि ब्रिटेन के रिगार्डिंग में भी आपको एक रवांडा के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कि वापस सेंड किया गया था, बाद में उनके कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। और इस साल काफ़ी सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो अप्रोच किए हैं यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे, तो उसको यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है। हमास के जो यहाँ पे लीडर हैं उनके कुछ चिल्ड्रंस हैं, उनका डेथ हुआ है, 3 जो उनके सन हैं उनको इजराइल एयर स्ट्राइक के अंदर मार दिया गया है, उसको यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि यहाँ पे इजराइल ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया है कि जो होस्टेज है उनका रेस्क्यू करना उनका एक मेन प्रायोरिटी है उसके रिगार्डिंग में। ईरान और इजराइल का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जैसे ही सीरिया के अंदर कंसुलेट के ऊपर अटैक हुआ है इस तरीके से जो कंटिन्यूस आपको एक्सचेंज ऑफ थ्रेट है वो देखने के लिए मिला है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आपका जो वर्ल्ड का जो पेज है उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे जो लोकेशन बेस जो न्यूज़ है वो नहीं है, किसी भी कंट्री के बारे में नहीं मेंशन है। ईरान, इजराइल, सीरिया ये कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।